मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस 9 to 12th। आज का जो हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट की है, सेकंड पार्ट 3-4 डेज़ में अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी सेकंड पार्ट डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारी नीड्स को पूरा करती हैं और हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। एज यू कैन सी द डेफिनेशन, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं, वो रिसोर्स कहलाती हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसे चॉकलेट चाहिए, उसके पापा ने उसे चॉकलेट ला करके दे दी। तो उस बच्चे के लिए रिसोर्स क्या था? चॉकलेट। उसकी नीड किस चीज़ की थी? चॉकलेट की। उसने उस चॉकलेट को जब खाया उसको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर रिसोर्स क्या है? चॉकलेट। नीड किसको है? उस बच्चे को। और सेटिस्फैक्शन किसको मिला? उस बच्चे को। तो रिसोर्स इज़ अ चॉकलेट। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग का डिपेंडेंट होना नेचर पे, टेक्नोलॉजी पे और इंस्टीट्यूशन पे। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग नेचर पर डिपेंड है। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो क्लास 11th की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ह्यूमन बीइंग और नेचर के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो वैसे ही नेचर इज़ अ मदर। नेचर हमारी मदर है बिकॉज हम नेचर से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लगभग सारी चीज़ें। नेचर से हम सारी चीज़ों को लेकर के अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें चेंजेस करते हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट जो कि इंस्टीट्यूशन में होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हम उसको मार्केट के अंदर लाते हैं और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू ये समझाया गया है कि ह्यूमन बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, या नेचर से चीज़ों को लेकर के उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करके, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट, अब रिसोर्सेज को क्लासीफाई 2 पार्ट में किया गया है, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जैसे रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूस और फ्लो। सेकंड, बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस या फ्लो वो होते हैं जो रेगुलर हमारे पास हैं या नेचर ने जो हमें दिए हैं, वो है विंड एंड वाटर, सोलर एनर्जी। बायोलॉजिकल वो हैं जैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये नेचर से आया है, ये नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज वो जो ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिसाइकलेबल हैं। रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज 2 तरीके से और डिवाइडेड हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक को लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है एंड एबायोटिक को नॉन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। बायोटिक में क्या क्या आते हैं? जैसे प्लांट्स, प्रोटिस्टास, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया। एबायोटिक वाटर, सॉयल, एयर, लाइट एंड मिनरल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है
तो दो तरीके के ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, दे हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ है वो बायोटिक रिसोर्सेज या लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स। एबायोटिक रिसोर्सेज भी हमें बायोस्फीयर से ही मिलते हैं बट दे डोंट हैव लाइफ। एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट, इस डायग्राम में एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है लिमिटेड क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली यूज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में जो मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनका हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? एक रेन्यूएबल रिसोर्स है और एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, अब फर्स्ट बात करते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज? हिंदी में एक लाइन में अगर मैं बताऊं, जो अनलिमिटेड हो, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो लिमिटेड हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया है। लेट्स सी द डेफिनेशन। Renewable resources are renewable or replenishable resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. Example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. Example, wind and water. तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो जो भी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, और उसको हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज किया है, वो रेन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। एग्जांपल विंड, विंड से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जांपल सनलाइट, उससे हमने सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया। वाटर से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना ली। फॉरेस्ट से हमने फर्नीचर बनाया, लकड़ियों का यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं, हर्बल मेडिसिन बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ, हमने एनिमल्स का यूज़ करके मेडिसिन बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल मतलब जो अनलिमिटेड हो। दूसरी चीज़, रेन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एग्जांपल आयुर्वेदिक प्लांट्स, हम उनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वो भी रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आयुर्वेदिक प्लांट्स को लेकर के उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू मेडिसिन बना सकते हैं। एग्जांपल आप पतंजलि को ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड ओवर अ सब्सटैंशियली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें बायोस्फीयर से ही आता है, हमें नेचर ही देता है, बट इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट के नीचे दबती हैं, इनको लाखों साल लगते हैं, इनको हज़ारों साल लगते हैं बनने में। ये गलती हैं, सड़ती हैं और फिर बनती हैं, क्रूड ऑयल बना, फॉसिल फ्यूल बना। तो ये सारी चीज़ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स इसलिए कहा इसको क्योंकि ये लिमिटेड हैं। अगर हम इनका अनलिमिटेड यूज़ करते रहेंगे बिना सोचे समझे तो एक टाइम पे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा। एग्जांपल अगर आप कोल का लें तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारे इंडिया का, वहाँ पर धीरे धीरे कोल कम होता जा रहा है। जो माइनिंग एरिया है वहाँ पर कोल की माइंस कम होती जा रही हैं धीरे धीरे, जिसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखें कि आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि 2050 तक सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी हो तो क्रूड ऑयल का प्राइस तो कम है बट पेट्रोल और डीजल का प्राइस ज़्यादा है। धीरे धीरे
टाइम के साथ क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा और डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा, बिकॉज इनका यूज़ बढ़ रहा है और ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। कहने का मतलब ये लिमिटेड चीज़ें हैं, इनको बहुत सोच समझ के हमें यूज़ करना पड़ेगा। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज इसमें दे रखा है, एक एग्जांपल मेटल्स। मेटल्स को रिसाइकल किया जाता है। एग्जांपल जैसे हम कॉपर की बात करें तो अगर आपके घर में कॉपर के बर्तन हैं तो आपने देखा होगा कि कबाड़ी वाला आता है, वो कॉपर को लेकर के जाता है, कॉपर के बर्तन को, और उसको इंडस्ट्री में बेच देता है। फिर उसको गला करके एक नया यूटेंसिल बनाया जाता है या नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो जो मेटल्स हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है, बट नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज मैंने बता दिया आपको, फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे वापस से नहीं बनाए जा सकते, नहीं रिसाइकल किए जा सके। नेक्स्ट, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ डायग्राम हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यहाँ पर क्या है कि क्या क्या चीज़ें किस किस के पास हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन उसका ओनर है। 4 पार्ट कौन से? एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज, एक नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अब फर्स्ट जो है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद का, अपना। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। लाइक ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स। एग्जाम्पल, लैंड ओन्ड बाय फार्मर, ज़मीन किसान की है तो वो उसकी खुद की है, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। उससे वो पेमेंट कमाता है, मतलब एग्रीकल्चर किया, मार्केट में बेचा, उससे पैसा आया, ठीक है। दूसरा, प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल। जैसे प्लांट्स, हम अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं, उसके ऊपर फल होते हैं, वो फल हम यूज़ करते हैं, तो वो मेरा खुद का इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो मैं यूज़ करूँगा। दूसरा, पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड मतलब कि एक ज़मीन जिसको चारों तरफ से घेरा दे दिया गया हो और उसमें घास उग जाती है, जिसमें गाय भैंस जानवरों को चराया जाता है, तो वो एक इंडिविजुअल का होता है, जहाँ पर वो अपने जानवरों को चराता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता, दूसरा कोई इस पर हक नहीं जता सकता, वो इंडिविजुअल है। थर्ड पॉइंट है, प्लॉट, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पीपल इन द सिटी आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये था इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी, एक कॉलोनी, एक गांव यूज़ कर सकता है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, लेट्स सी। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एग्जांपल, विलेज कॉमन्स। अब गांव, इसमें एग्जांपल दिया है विलेज का, तो गांव के अंदर ग्रेजिंग ग्राउंड, गांव में आप जितना बड़ा गांव है, कोई भी कहीं भी अपने गाय भैंस को चरा सकता है। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक कम्युनिटी या एक कास्ट का पर्सन ही जा कर के जलाए, नहीं, पूरा गांव उसको यूज़ कर सकता है। विलेज पॉन्ड्स, जो तालाब या लेक होते हैं गांव में, उसमें सबका हक होता है गांव के लोगों का। दूसरा, सिटीज़ की बात करें तो पब्लिक पार्क्स, तो जो पब्लिक के अंदर पार्क्स हैं उसको सिर्फ एक पर्सनल सिंगल पर्सन यूज़ नहीं करता है, पूरी कम्युनिटी और पूरे कॉलोनी के लोग यूज़ करते हैं। पिकनिक स्पॉट्स एंड प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज़, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा उस ग्राउंड में जा कर के खेलेगा, नहीं, पूरी कॉलोनी के बच्चे जा कर के खेल सकते हैं, तो वो होता है कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। अब बात करते हैं किसी एक देश के लिए उसका रिसोर्स क्या है, इंडिया के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन, जो नेशन के लिए हो या नेशनल रिसोर्सेज हो। एग्जांपल, रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एक्सेट्रा। तो रोड्स कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, ये पूरे देश का है, इस पर कोई भी जा सकता है, ठीक है। सेकंड, कैनाल्स, नहरें, ये किसी एक सिंगल पर्सन की नहीं हो सकती है, किसी कम्युनिटी की नहीं हो सकती या किसी गांव की नहीं हो सकती है। ये कैनाल जहाँ से निकली, जिस जगह से निकली, उसका पानी यूज़ किया जा सकता है, चाहे आप खेती के लिए यूज़ करें, चाहे अपने जानवरों के लिए यूज़ करें, बट ये कैनाल नेशनल प्रॉपर्टी है। सेम एज मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब कि अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर की ज़मीन हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर बात करें कि आप सोचो कि आप इंडिया से निकल करके चाइना में जा कर के कहीं घर बना लो, नहीं, आप नहीं बना सकते, बिकॉज वो आपके देश का रिसोर्स नहीं है, वो चाइना का रिसोर्सेज है। आपको वहाँ पर घर बनाने के लिए पहले चाइना का परमिशन लेनी पड़ेगी, चाइना के गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ का प्रॉपर वीज़ा लेना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर सेटल हो जाएं, और फिर आपको अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है तब जा कर के आप कहीं वहाँ पर घर बना सकते हो। तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, इंडिया की नेशनल बाउंड्री है या इंटरनेशनल बाउंड्री है या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, स्टेट की जो बाउंड्री है, वो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है, आप वहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज विद इन। टेरिटोरियल वाटर का मतलब है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर का। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होते हुए इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो आप सोचो, जो इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र का पार्ट है, हम वहाँ से पानी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या आसाम के लोग चाइना के अंदर जाकर के ब्रह्मपुत्र का पानी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है वाटर। वो किसकी टेरिटरी में है? चाइना की टेरिटरी में है। उस पानी का कौन यूज़ करेगा? चाइनीज़ यूज़ करेंगे। जो ब्रह्मपुत्र का वाटर हमारी टेरिटरी में आ रहा है उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। द टर्म टेरिटोरियल वाटर रेफर्स टू द ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। अब यहाँ पर जो टेरिटोरियल वाटर की बात की गई है, यहाँ पर ओशन वाटर की गई है कि जो हमारी बाउंड्री है, कंट्री की बाउंड्री है या कोस्ट की बाउंड्री है, वहाँ से लेकर के ओशन के अंदर 20 किलोमीटर्स तक का एरिया हमारा है। वहाँ पर हम फिशिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे जहाज़ खड़े हो सकते हैं, उस एरिया के अंदर कोस्ट बना सकते हैं। तो उस एरिया के अंदर जो भी काम होगा वो हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारी टेरिटरी के अंदर है। आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि श्रीलंकन आर्मी ने इंडियन फिशरमैन्स को कैप्चर कर लिया, उनको जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने टेरिटरी क्रॉस कर दी थी। तो या पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के जो मछुआरे थे उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी क्रॉस कर दी थी, वो हमारी टेरिटरी में आकर के फिशरी या फिशिंग करने लग गए। तो ये टेरिटरी है कि एक प्रॉपर लेंथ होती है, एक प्रॉपर किलोमीटर होता है, या एक प्रॉपर टेरिटरी होती है जिसके अंदर हमें एक परमिशन होती है कि हम इस टेरिटरी के अंदर ये काम कर सकते हैं। तो वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो ये है टेरिटोरियल वाटर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? जैसे WHO, ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। तो ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ पर हर देश के मेंबर्स जाकर के अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी बातों को कहते हैं, फिर आपस में ये सब बात करके फिर हर कंट्री को अलग अलग परमिशन देते हैं, किसी की परमिशन कैंसिल हो जाती है। ये सारी चीज़ें इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच बिलोंग टू ओपन विदाउट द अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि 200 किलोमीटर का एरिया ओशन के अंदर जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता हो और वो रिसोर्स देता हो, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साउथ चाइना सी। जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि जो साउथ चाइना सी है वो प्रॉपर चाइना का है, उसके अंदर हम किसी और कंट्री को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं देते हैं। बट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि 200 किलोमीटर का एरिया, उस 200 किलोमीटर ओशनिक एरिया के अंदर जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने मार्क्ड किया है, उसके आसपास की सारी कंट्रीज़ उसको यूज़ कर सकती हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो उसका नाम है इंडियन ओशन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस पर इंडिया का ही राज है या इंडिया का ही हक है, नहीं।
इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज़ जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स हो गया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जितना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने 200 किलोमीटर का टेरिटरी बना रखी है। तो ये है इंटरनेशनल रिसोर्स। दूसरा, इंडिया हैड टू ऑबिटेन द राइट टू माइन मैंगनीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम एन एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें सेकंड एग्जांपल दिया है, अगर इंडिया को माइनिंग करनी है इंडियन ओशन के अंदर तो इंडिया डायरेक्टली जाकर के माइनिंग नहीं कर सकता है, बिकॉज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया है जहाँ तक वो इकोनॉमिक जोन की टेरिटरी है वहाँ तक ही इंडिया को अलाउ होगा माइनिंग करने का, और माइनिंग करने के लिए भी इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जा कर के इंडिया माइनिंग कर सकता है। या इंडियन ओशन के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं इनको अगर कोई भी काम करना है तो उनको सबसे पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर टेरिटरी दी जाएगी, वो उस टेरिटरी में काम कर सकते हैं। तो ये था इंटरनेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट, ये कुछ इमेजेस हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या हो सकता है, नेशनल रिसोर्स क्या हो सकता है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में पढ़ें तो पोटेंशियल का मतलब है जिसके होने या प्रयोग होने की संभावना हो, मतलब कि हमारे पास वो रिसोर्स है बट हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका यूज़ हो सकता है बट हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल है जैसे इसमें विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि सोलर एनर्जी का यूज़ आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो राजस्थान और गुजरात जो इंडिया के दो स्टेट हैं, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सोलर एनर्जी बनाई जा रही है गुजरात और राजस्थान में। सोलर पैनल का यूज़ करके उनके अंदर बैटरीज़ को लगा करके मेगावाट बिजली बनाई जाती है। जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इन एरियाज़ के अंदर वो बहुत अच्छा हो गया है। आपको पता हो रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। The development of resources depends on technology and level of their feasibility. Feasibility का मतलब साध्यता, हिंदी में feasibility का मतलब साध्य, या जो रिसोर्सेज हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए यूज़ आते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब हमारी क्वालिटी को भी पूरा करते हैं और हमारी क्वांटिटी को भी पूरा करते हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।